हाँ, तो देखेंगे, कल मैं आप लोग को सिलेबस बताया था और आज मैं शुरू कर रहा हूं सेक्शन 2। सेक्शन 2 में पहला चैप्टर है औद्योगिक संबंध। औद्योगिक संबंध सेक्शन 2 का ये भाग 1 है, भाग 1। औद्योगिक संबंध, इंडस्ट्रियल रिलेशन। देखेंगे ये इंडस्ट्रियल रिलेशन आज कंसेप्चुअल है और आपने एक पढ़ा फैक्चुअल। इसको बारीकी समझेंगे। औद्योगिक संबंध के अंतर्गत हम पढ़ते हैं मुख्य रूप से नियोजक, श्रमिक एवं सरकार के संबंध को। नियोजक, श्रमिक एवं सरकार के संबंध को मुख्य रूप से पढ़ते हैं। इन तीनों के बीच त्रिपक्षीय संबंध होता है। जिसे औद्योगिक संबंध कहा जाता है। थोड़ा सा ऐसा कीजिए ना, माइक का प्रयोग कीजिए। अब मुंह दुखने लग रहा है। माइक वाला क्या हुआ? हाँ, बंद कीजिए। औद्योगिक संबंध के अंतर्गत आप नियोजक, श्रमिक एवं सरकार के बीच के संबंध को पढ़ते हैं। लेकिन आधुनिक युग में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू जब हुई 1980 और 90 के दशक में, भारत में 1990 के दशक में जब नई इकोनॉमिक पॉलिसी लागू हुई तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आगमन हुआ। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई और यह औद्योगिक संबंध को पूरा प्रभावित कर दिया। और आज जो है यह संबंध बहुपक्षीय हो गया है। बहुपक्षीय हो गया है। इसमें नियोजक, श्रमिक, सरकार के बीच, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बीच रिलेशन, साथ ही आप देखेंगे आयोगों, समितियों के बीच रिलेशन और न्यायालय भी इसमें हस्तक्षेप कर रही है डिसीजन देने के लिए। तो न्यायालय के बीच के संबंध को भी इंडस्ट्रियल रिलेशन कहा जाता है। आप देखेंगे औद्योगिक संबंध औद्योगिक जगत की एक प्रमुख विशेषता क्या है? एक प्रमुख विशेषता है जो देश औद्योगिक विकास, देश की आर्थिक विकास, श्रमिकों के जीवन स्तर में बेहतर सुधार, कार्य की अच्छी दशाएं, कलेक्टिव बार्गेनिंग को विनियमित करने का यह प्रयास करता है। देखेंगे औद्योगिक जगत में नियोजक, श्रमिक के बीच संबंध मुख्यतः देखा जाता है उद्योग के पटल पर। लेकिन सरकार उसमें हस्तक्षेप करती है क्योंकि सरकार एक कल्याणकारी राज्य होती है। सरकार जो है दोनों के बीच के संबंध को रेगुलेट करने का, विनियमित करने का प्रयास करती है। सरकार देखेंगे आज भारत में ही नहीं पूरे विश्व के स्तर पर एक ग्लोबल हो गई। पूरे देश, विश्व की इंडस्ट्री ग्लोबल हो गई। हमारे देश की फैक्ट्री ब्रिटेन में, यूएसए में है, यूएसए की ब्रिटेन की फैक्ट्री हमारे देश में काम कर रही है और यहाँ के श्रमिक विदेशों में काम कर रहे हैं, विदेशों के श्रमिक मेरे यहाँ काम कर रहे हैं। तो यहाँ के इंजीनियर वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ के इंजीनियर यहाँ काम कर रहे हैं। इस तरह से यह रिलेशन जो है ग्लोबल हो गया है और यह ग्लोबल रिलेशन जो है औद्योगिक विकास की ओर जो अग्रसर करता है। औद्योगिक विकास की प्रकृति आप देखेंगे भारत में ही नहीं, भारत में मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, बहुत सी योजनाएं शुरू की गई भारत में ताकि उद्योगों का विकास हो और सबका एक ही लक्ष्य है उत्पादन बढ़े, आर्थिक विकास हो और रोजगार का सृजन हो, बेरोजगारी दूर हो सके। इंडस्ट्री देखेंगे, औद्योगिक संबंध भी रोजगार सृजन करने का प्रयास करता है। इसका व्यापक देखेंगे बहुआयामी परिणाम होते हैं, बहुआयामी संबंध होते हैं इसके।
कई संबंध होते हैं, कई जगत, औद्योगिक जगत में आप देखेंगे इसके संबंध को हम कई स्तरों पर बांटते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग के क्षेत्र में, प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता के क्षेत्र में, औद्योगिक जगत के जितने नियोजक हैं सभी नियोजक का संगठन होता है, सरकार का संगठन होता है, श्रमिकों का संगठन होता है। वैश्वीकरण के दौर में अनेक देशों के साथ रिलेशनशिप बनता है, अनेक देश के आप देखेंगे जितने इंडस्ट्री होते हैं उनके साथ मीटिंग होता है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे, कहाँ गए थे? यूएसए में गए थे। क्या किस काम के लिए गए थे? बहुत सारा काम में बताएंगे तब न। बहुत सारा काम तो प्रधानमंत्री का, क्वाड का तो हुआ ही मीटिंग वहां, लेकिन मुख्य क्या था? संयुक्त राष्ट्र संघ में तो उसमें आप क्या है अलग से वार्तालाप, वहां के बड़े बड़े जो है कंपनी मालिक से उन्होंने अलग से किया, वार्ता किया कि अपने यहाँ निवेश आए। तो देखिए सरकार का रिलेशन वहां के कंपनियों से बन रही है। तो ये संबंध जो, इसी संबंध को हम यहाँ उजागर करेंगे। आप देखेंगे इसी संबंध को समझ जाएंगे, आराम से कलम उठाएंगे, लिख डालेंगे। कहीं रटने की आवश्यकता इसमें नहीं है। आप उसको समझेंगे बारीकी से। आप खुद जानते हैं कि उद्योग जो चलता है, उद्योग में श्रमिक होते हैं और उद्योग में नियोजक होते हैं। सरकार क्या करती है? टैक्स लगाती है या कंट्रोल करती है। नियोजक क्या करता है? पूंजी लगाता है। श्रमिक क्या करते हैं? श्रम लगाते हैं। श्रमिक अधिक से अधिक पूंजी लगा सकता है लेकिन श्रम नहीं कर सकता। नियोजक अधिक से अधिक पूंजी लगा सकता है लेकिन श्रम नहीं कर सकता है। दूसरी ओर श्रमिक अधिक से अधिक पूंजी श्रम लगा सकते हैं लेकिन पूंजी नहीं लगा सकते हैं। इसलिए दोनों के बीच अनाश्रय संबंध है, क्योंकि एक के बिना दूसरे का काम नहीं चल सकता है। आपके पास लाख श्रम है, पूंजी नहीं है तो, आपके पास पूंजी है, श्रम नहीं है तो इंडस्ट्री नहीं चल सकता है। इसलिए दोनों की आवश्यकता होती है। उद्योग का चलते रहना दोनों के लिए लाभदायक होता है। कैसे? इसलिए दोनों के लाभ के लिए क्या होता है? दो तरह के पहलू उत्पन्न होते हैं, एक सहयोग की पहलू, एक संघर्ष की पहलू। दोनों पहलू भारत में देखेंगे। अभी किसान आंदोलन हो रहे हैं, संघर्ष का पहलू उत्पन्न हुआ है वहां पर, क्योंकि संघर्ष कर रहे हैं कि मेरी मांगों को मांगो। क्या मांग है उनकी? 3 कानून जो कृषि कानून है उसके वापस ले लो, क्योंकि यह कृषि कानून जो है मेरे लिए नहीं है, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए। उनका कहना है, सरकार कहती है नहीं, ये गरीब किसानों के लिए है, किसान के लिए हम बनाए। दोनों में टकराहट हो रही है। टकराहट के बाद देखेंगे 10 महीने से धरने हो रहे हैं। 27 तारीख को पूरे भारत बंद आपने देखा। कई परिणाम होते हैं, सहयोग भी होता है और संघर्ष भी होता है। सहयोग क्या होता है? श्रमिक नियोजक क्या करता है सहयोग की भावना में? वह कार्य के घंटे को रेगुलेट करता है। क्या करता है? कार्य के घंटे को रेगुलेट करता है, विनियमित करता है। वह क्या करता है? कार्य की अच्छी दशाएं निर्धारित करता है। वह क्या करता है? मजदूरी में वृद्धि करता है, बोनस में वृद्धि करता है, महंगाई भत्ते में वृद्धि करता है। क्यों करता है? ताकि श्रमिक मन लगाकर काम कर सके। गुजरात के हीरा व्यवसायी 2014 में, 2015 में, 2016 में अपने कर्मचारियों को बोनस के रूप में, सावजी भाई ढोलकिया उनका नाम है, एक फ्लैट दे दिया, जेवरात दिया उनकी पत्नियों के लिए और कार दिया कि आप कार से जा सकते हैं, आ सकते हैं। गुजरात की बात है। समझिए वो फैक्ट्री मालिक कितना पैसा कमाता होगा कि अपने कर्मचारियों को इतनी सुविधाएं दे रहा है। क्यों? अब वैसे कर्मचारी जो कार से जाएंगे तो उनका कभी जी चुराएंगे काम करने से, मेहनत करके काम करेंगे वो। तो उसी तरह से श्रमिक क्या करेंगे? मन लगाकर काम करते हैं, अधिक से अधिक प्रोडक्शन करते हैं, गुणात्मक प्रोडक्शन करने पर ध्यान अधिक देते हैं ताकि जो है गुणात्मक प्रोडक्शन हो। तो दोनों के बीच क्या हुआ? सहयोग का पहलू विकसित हुआ। लेकिन कभी कभी कहीं से बहुत से ऐसी इंडस्ट्री है कि श्रमिक से अधिक काम लेना चाहता है, कम मजदूरी देना चाहता है, लाभ अधिक कमाना चाहता है।
ये उनकी मंशा होती है हर इंडस्ट्री वाले की। और जब ऐसी स्थिति होगी तो श्रमिक क्या चाहते हैं? कम काम करना चाहते हैं, अधिक मजदूरी चाहते हैं ना जी, अधिक सुविधा चाहते हैं, कल्याणकारी सुविधाओं को उपलब्ध कराना चाहते हैं। तो दोनों के बीच क्या होता है? संबंध में मतभेद उत्पन्न होती है कि दोनों के बीच मतभिन्नता है। मतभिन्नता के कारण आप देखेंगे जब मतभेद उत्पन्न होती है तो संघर्ष उत्पन्न होती है। संघर्ष उत्पन्न जब होती है तो दोनों पक्षों द्वारा क्या होता है? इंडस्ट्रियल एक्शन लिए जाते हैं। जैसे श्रमिकों द्वारा क्या लिया जाता है? हड़ताल, धरना, प्रदर्शन, घेराव, तोड़-फोड़ की घटनाएं की जाती है ताकि नियोजक को दबाव में लाया जाए। नियोजक दबाव में आकर क्या करेगा? श्रमिकों की मांगों को पूर्ति कर देगा। और नियोजक क्या करता है? जब श्रमिक हड़ताल धरना करता है तो लॉकआउट कर देता है। तालाबंदी, तालाबंदी जो है, अभी लॉकडाउन सुने होंगे, यो तालाबंदी ही है कि घर में रहिए, वो भी तालाबंदी करके चल जाता है। अपने संस्थान को बंद करके, कारखाने को बंद करके चल जाता है। अपने श्रमिक खाने बिना मरेंगे तो आएंगे ना जी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? दोनों के बीच तनाव के बीच इंडस्ट्रियल एक्शन होते हैं। इंडस्ट्रियल एक्शन जो है हर समय अच्छा नहीं होता है, अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन कभी कभी अच्छा भी होता है। जैसे मान लीजिए नियोजक अगर श्रमिकों की मांगों को नहीं मानता है, सरकार भी नियोजक हो सकती है। जैसे बोकारो स्टील प्लांट सरकार के थे, अगर मान लीजिए सरकार बात नहीं मानती है तो क्या करेंगे आप? इंडस्ट्रियल एक्शन लेंगे, हड़ताल करेंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, घेराव करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी मान लीजिए किसान आंदोलन जो हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं? सरकार उनकी बातों को नहीं मान रही है। सरकार जो कानून बना रही है उनको अच्छा नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमको लाभ नहीं चाहिए, हमको यही कानून चाहिए। एमएसपी, हमको एमएसपी पर कानून बना दीजिए। सरकार एमएसपी पर कानून बनाना नहीं चाहती है, क्योंकि आप देखेंगे कोई भी सरकार आती है, चाहे ये सरकार है, पिछली सरकार है, फिर आएगी, नई आती जाती रहेगी। नियम जो बन जाता है वो लगे रहता है। सरकार जो क्या चाहती है, चाहे ये सरकार चाहे पिछली सरकार, सब कंट्रोल होती है किससे? बिजनेसमैन से, इंडस्ट्रियल मैन से, नियोजक से कंट्रोल होती है। वो चाहती है उसी तरह कानून बनवा लेती है, क्योंकि वो चंदा देती है। वो चंदा देती है सभी पॉलिटिकल पार्टी को। ऐसा नहीं है ये सरकार चली जाएगी तो दूसरी सरकार आ जाएगी तो धीरू भाई अंबानी के बेटे मुकेश अंबानी को भारत से खदेड़ देगी। ऐसा नहीं होता है। वो भी फिर इसके लिए काम करने लगेगा। ये लोग भी वही काम करें, क्योंकि बिना इंडस्ट्री के तो रोजगार मिलेगा नहीं, तो उसको कैसे आप कंट्रोल कीजिएगा? वो भी फिर काम उसी के लिए काम करना पड़ेगा। कुछ 19-20 करना है निश्चित तौर पर। तो आप देखेंगे इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, आप देखेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंतर्गत श्रमिक जो है श्रम संघ का गठन करते हैं, नियोजक जो है अपना संगठन बनाते हैं, सरकार जो है अपनी भूमिका निभाती है। तो आप देखेंगे इसमें कि श्रम संघ जब गठित हुआ उस समय से लेकर और वर्तमान समय तक उनकी भूमिका क्या रही है, क्या परिवर्तन हुआ है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आप देखेंगे आप कि नियोजक की भूमिका उस समय क्या थी, आज क्या थी। देखेंगे एक समय था कि इंडस्ट्री नहीं था। औद्योगिक क्रांति के पहले भारत में जो है 1850 में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई और 1750 में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आ गई। उससे पहले क्या होता था? क्या इंडस्ट्री नहीं था? हाँ, कुटीर उद्योग के रूप में चलता था, परिवार के लोग चलाते थे। जैसे आप देखेंगे, सब दिखाएंगे इसमें, बताएंगे। जैसे बेलना चकिया बनाना, तावा बनाना, कलछुल बनाना, छोलनी बनाना, बैठने के लिए पीढ़ा बनाना, ये सब क्या होता था? कौन बनाते थे? बढ़ई बनाते थे, लोहार बनाते थे, चलता था। लेकिन वो परिवार के लोग ही चलाते थे। लेकिन मान लीजिए पहले 4 घर है तो 4 ही घर के लोग खरीदेंगे। जनसंख्या तो बढ़ गई, धीरे धीरे बढ़ने लगी, मांग बढ़ गई। मांग जब बाजार में बढ़ गई, उस समय छोटे छोटे बाजार होते थे, मांग बढ़ गई कि नहीं इनका जो है सामान जो है सबको हर घर में बेलना चौकिया ये चाहिए। तो अब अकेले तो बना नहीं पाएगा वो, तो कुछ श्रमिक को नियोजित कर लिया कि नहीं भाई हमारे यहाँ ज्यादा इतना ऑर्डर आ गया है, बाजार में बेचना है। तो अब क्या हुआ? धीरे धीरे श्रमिक भी आ गए।
जब श्रमिक आए तो जब औद्योगिक क्रांति आ गई तो जाहिर सी बात है इंडस्ट्री बैठने लगा वही तावा बेलना बनाने के लिए। आप मार्केट में खरीदते हैं वो गांव वाला तावा नहीं खरीद रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, जा करके सीधे किस कंपनी का है, बजाज का, वही तावा जाके 1500-2000 में खरीद रहे हैं, है कि नहीं। अब वही तावा गांव में मिल रहा है 200-300 में, नहीं कर देंगे क्योंकि ना ये जो है बढ़िया नहीं बनाया, तो रोटी काला हो जाएगा। अब हम लोग मानसिक जो है बन गया है कि नहीं, हम लोग एकदम साफ सुथरा सुंदर चाहिए। तो ऐसी स्थिति में देखेंगे इंडस्ट्री रिलेशन परिवर्तित होते जाता है, चेंज होते जाता है इंडस्ट्री रिलेशन। कैसे चेंज होगा ये भी मैं बताऊंगा कि कैसे चेंज, कब कब कैसे कैसे चेंज हुआ। तो इसके अंतर्गत क्या क्वेश्चन आएगा, पहले मैं ये लिख देता हूं, क्वेश्चन आप लोग लिखते जाइएगा। बहुत अच्छा लगेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ने में मजा भी आएगा एकदम। क्वेश्चन लिख, उसको हटा प्रश्न लिखूं। औद्योगिक संबंध, औद्योगिक संबंध की परिभाषा दे अथवा आप क्या समझते हैं। अथवा अवधारणा बताएं। 3 तरह से पूछ सकते हैं। अवधारणा बताएं। अगला प्रश्न, औद्योगिक संबंध की बदलती हुई अवधारणा बताएं। नेक्स्ट देखेंगे, औद्योगिक संबंध का उद्देश्य बताएं। नेक्स्ट देखेंगे, औद्योगिक संबंध के महत्व की व्याख्या करें। व्याख्या करें। औद्योगिक संबंध का क्षेत्र बताएं। क्षेत्र, औद्योगिक संबंध के क्षेत्र की व्याख्या करें। व्याख्या करें। औद्योगिक संबंध के मुख्य पहलू की व्याख्या करें। क्वेश्चन बैंक वाला एक नई बुक आई है, उसको लाइए तो थोड़ा सा उसमें क्वेश्चन एक दो नया आया है, उसको जोड़ दें। इसमें बंद कर दीजिए। क्वेश्चन है, औद्योगिक संबंध
की परिभाषा दें, या आप क्या समझते हैं, अथवा अवधारणा बताएं। देखेंगे, औद्योगिक संबंध औद्योगिक जगत की एक प्रमुख विशेषता है। इसके तहत औद्योगिक विकास, देश की आर्थिक विकास, श्रमिकों की दशाओं में सुधार, नियोजक और श्रमिक के बीच संबंध को विनियमित किया जाता है। औद्योगिक संबंध मूलतः दो शब्दों से बना है, उद्योग प्लस संबंध। उद्योग का अर्थ होता है, देखेंगे इसके अंतर्गत कई क्रियाएं शामिल होती है, जैसे विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग, परिवहन, फिर देखेंगे आप वन, फिर आप देखेंगे उत्पादन इत्यादि क्रियाएं शामिल होती है। जबकि संबंध के अंतर्गत उत्पादन कार्य में लगे व्यक्तियों से है, उत्पादन कार्य में लगे व्यक्तियों से है, जैसे नियोजक एवं श्रमिक, ये उत्पादन कार्य में लगे रहते हैं। अर्थात नियोजक श्रमिक के बीच के संबंध को औद्योगिक संबंध कहा जाता है। लेकिन यह संबंध नियोजन की शर्तें एवं श्रम की दशाओं से संबद्ध होता है, न कि व्यक्तिगत संबंध। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत संबंध को नहीं रखा जाता है। आप देखेंगे जैसे जैसे औद्योगिक विकास हुआ, औद्योगिक संबंध की अवधारणा भी परिवर्तित हुई, इसकी परिभाषा भी बदली। आप देखेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू होने के बाद उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई, जो औद्योगिक संबंध को भी डिफाइन कर दिया। और वर्तमान में औद्योगिक संबंध जो द्विपक्षीय था नियोजक और श्रमिक के बीच, इसमें सरकार भी आ गई। सरकार जो आई औद्योगिक क्रांति के बाद, सरकार भी इसमें आई और यह संबंध जो है त्रिपक्षीय हो गया। नियोजक, श्रमिक एवं सरकार के बीच के संबंध को औद्योगिक संबंध कहा जाएगा। लेकिन यह संबंध जो है वर्तमान में देखा जाए परिप्रेक्ष्य में तो बहुपक्षीय हो गई है। कैसे आप देखेंगे? औद्योगिक संबंध श्रमिकों के संगठन नियोजकों के संगठन न्यायालय आयोगों एवं समितियों
नियोजक, नियोजक, श्रमिक, सरकार। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, या बहुराष्ट्रीय कंपनी, बहुपक्षीय संबंध। इन्हीं के बीच के संबंध को औद्योगिक संबंध कहा जाता है। औद्योगिक संबंध के अंतर्गत श्रमिक शामिल होते हैं, नियोजक शामिल होते हैं, सरकार, और साथ ही श्रमिकों के संगठन, ट्रेड यूनियन, नियोजकों के संगठन, न्यायालय, आयोगों एवं समितियों के और बहुराष्ट्रीय कंपनियां के बीच के बहुपक्षीय संबंध को औद्योगिक संबंध कहा जाता है। देखेंगे इसकी परिभाषा इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने दिया। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने दिया। क्या दिया? औद्योगिक संबंध वह संबंध है जिसमें उद्योग के पक्षकारों, नियोजक और श्रमिक के बीच में व्यक्तिगत संबंध के साथ साथ, ये व्यक्तिगत भी कह रहा है, के साथ साथ, क्योंकि ये किसी की परिभाषा क्या है, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका अपना मत रख रहा है कि साथ साथ इसमें देखेंगे राज्य या सरकार के बीच के संबंध को विनियमित किया जाता है, तो उसे औद्योगिक संबंध कहा जाता है। इन परिभाषाओं के और इस चित्र के विश्लेषण से कई तथ्य स्पष्ट होते हैं। औद्योगिक संबंध एक प्रक्रिया है। औद्योगिक संबंध क्या है? एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया औद्योगिक प्रतिष्ठान पर उत्पन्न होती है। यह प्रक्रिया औद्योगिक प्रतिष्ठान पर उत्पन्न होती है। यह प्रक्रिया नियोजक, श्रमिक एवं सरकार के बीच संपन्न होती है। नियोजक, श्रमिक एवं सरकार के बीच होती है। यह प्रक्रिया सह अस्तित्व पर संभव है, माने सहयोग पर, सह अस्तित्व पर संभव है। यह प्रक्रिया
बहुआयामी होती है। यह प्रक्रिया बहुआयामी होती है। इसमें कई तरह के इंडस्ट्रियल रिलेशन देखे जाते हैं, औद्योगिक संबंध देखे जाते हैं। जैसे आप देखेंगे कौन कौन से संबंध देखे जाते हैं। नियोजकों एवं नियोजकों के बीच संबंध, नियोजकों एवं श्रमिकों के बीच संबंध, नियोजकों एवं श्रम संघों के बीच संबंध, नियोजकों एवं सरकार के बीच संबंध, श्रमिकों एवं श्रमिकों के बीच संबंध, श्रमिकों एवं श्रम संघों के बीच संबंध, श्रम संघ एवं श्रम संघ के बीच संबंध, श्रम संघ एवं सरकार के बीच संबंध, श्रमिकों प्लस नियोजकों प्लस श्रम संघों प्लस सरकार के बीच संबंध। इतने तरह के संबंध देखने को मिलता है। कोई दिक्कत किसी को पूछेगा, ये जितने डिफिनेशन मैं लिखाऊंगा उतना डिफिनेशन याद रहना चाहिए। ये तेल के रूप में जोड़ देगा, परेशानी खड़ा कर देगा। अगर ये नहीं, मान लीजिए आप अगर दाल बना लेते हैं, नमक नहीं डालेंगे तो स्वाद लगेगा, तो ये नमक है। पूरा क्वेश्चन का ये नमक है। अगर इसको बढ़िया से नहीं लिखेंगे और कितनों दाल बना देंगे, कितनों लिख लेंगे, नंबर नहीं मिलेगा। इसको लिखना सबसे बेहतर तरीके से जरूरी है। इतना समझ गए कि औद्योगिक संबंध किसको कहते हैं। आगे हम पढ़ते हैं। आ जाएगा। संगठन, संगठन है, यहां लिख सकते हैं। समितियों, संगठनों लिख सकते हैं। सब आ गया। हाँ, नहीं, इसी में हम लिखाएं, यहां लिखा है नहीं। यहां तीन द्विपक्षीय नियोजक और श्रमिक के बीच के संबंध को भारत और यूएसए के बीच द्विपक्षीय संबंध विदेश में हो गया। इंडस्ट्रियल रिलेशन में वहां नियोजक भी आएगा ना, श्रमिक भी आएंगे ना, श्रम संघ ट्रेड यूनियन आएगा। ये थोड़े कि देश के बीच में संबंध हो गया तो निवेश कौन करेगा? नियोजक करेगा। काम कौन करेगा? श्रमिक करेगा। रिलेशनशिप विकसित होना ही है। एक चीज लगता है मार्कर बन गया, ये बुक बना दिया गया, लेकिन इस बुक बनाने में कितना प्रोसेस है जानते हैं? सबसे पहले इस बुक को लिखा जाता है, लिखने के बाद ये टाइप होता है, टाइप होने के बाद से प्रूफ रीडिंग होता है 3 बार, कि गलती न रहे। उसके बाद से टाइप होकर के जाता है तो पूरा फिनिशिंग हो गया, तो अब इसको क्या किया जाता है? ट्रेसिंग निकाला जाता है, जो दूसरा निकालेगा। देखिए कितने लोगों का काम है इसमें। ट्रेसिंग जब निकलेगा तब उसको कहा जाएगा, प्लेट बनेगा। प्लेट बनने के बाद प्रेस में छपाई होगी। प्रेस में छपाई होने के बाद इसको मोड़ने वाला लेबर होगा, ऐसे नहीं बन के खड़ा आ जाएगा। उसके बाद से फिर कवर प्रिंट होगा। कवर प्रिंट होने के बाद से लेमिनेशन होगा।
अलग अलग सब करेगा। लेमिनेशन के बाद से फिर इसको ग्लू बेंडिंग से या सी करके इसको दाबा जाएगा। दाबने वाला अलग है मशीन, वो दाब करके तब इसको जो है कटिंग करेगा मशीन, तब आपके पास आता है। लगता है बुक कितने लोगों का काम है इसमें। तो ये जो है ये कितने लोगों का रिलेशन इसमें बना, राइटर का रिलेशन, कंपोजिंग का रिलेशन, उसके बाद से देखेंगे इसका प्रूफ रीडिंग का रिलेशन, फिर इसमें बैंडिंग का रिलेशन, प्रेस का रिलेशन नहीं, और प्रकाशन का रिलेशन, और फर्क हो ही गया राइटर जो लिखा है। तो इतनी तरह का रिलेशन इसमें विकसित हुआ एक बुक बनाने में, और तब मार्केट में जाता है तो समुदाय के साथ रिलेशन बनता है। तब लास्ट में आप आते हैं, इसको खरीदते हैं, तो समुदाय के साथ भी रिलेशन बनता है, ठीक है ना, क्योंकि आप माल तैयार कर लेंगे या कोई खरीदारी नहीं रहेगा, नहीं जी। तो ये रिलेशनशिप इतनी जगह विकसित होता है। एकदम छोटी सी बात को समझिए, बस कुछ नहीं है एकदम। आप देखेंगे दूसरा क्वेश्चन था औद्योगिक संबंध की बदलती हुई अवधारणा। कैसे अवधारणा बदल गई देखेंगे। औद्योगिक संबंध पर कई कारकों का प्रभाव पड़ता है। इसको मिटा दें, इसको नहीं मिटाएंगे क्योंकि आगे भी इसी को बनाना है। क्वेश्चन है औद्योगिक संबंध की बदलती हुई अवधारणा की व्याख्या करें या बताएं। देखेंगे औद्योगिक संबंध पर कई कारकों का प्रभाव पड़ता है। आर्थिक कारकों का प्रभाव पड़ता है, सामाजिक कारकों का प्रभाव पड़ता है, राजनीतिक कारकों का प्रभाव पड़ता है, औद्योगिक कारकों का प्रभाव पड़ता है, कई कारकों का प्रभाव पड़ता है। इन कारकों के फलस्वरूप जो सिर्फ उद्योग का विकास हुआ तब से लेकर आज तक क्रमागत रूप से औद्योगिक संबंध की अवधारणा में बदलाव आया है। देखेंगे यह बदलाव हम कई चरणों में देखेंगे। जब प्रारंभिक समय में जब देश में औद्योगिक क्रांति नहीं आई थी किसी भी देश में, तो उद्योग जो है कुटीर उद्योग के रूप में संचालित होता था। कुटीर उद्योग के रूप में संचालित होता था। तो परिवार के सदस्य उत्पादन एवं विपणन मार्केटिंग उत्पादन स्वयं करते थे और स्वयं बेचते भी। उन लोग के बीच में पारिवारिक संबंध, किस तरह का संबंध था? पारिवारिक या व्यक्तिगत संबंध था। पहले ही हमने बताया बेलना, चकिया, तावा, ये सारे जो है परिवार के लोग बनाते थे और वही लोग बेचते थे। इसलिए दोनों के बीच जो रिलेशन था वह जो है पारिवारिक था। लेकिन यह अवधारणा बाद में बदल गई। जब उद्योग मांग बढ़ गई, इसी बेलना चकिया का अधिक, पहले तो 10 बिकता था, 500 200 की मांग बढ़ गई, तो वही श्रमिक जो है, वही नियोजक जो है श्रमिकों को नियोजित करने लगा। अब ये क्या हुआ, जो छोटा था उद्योग वो बड़ा फैल गया और तब तक औद्योगिक क्रांति आ गई।
अब जो नियोजक तावा बेलना बनाता था वो खुद फैक्ट्री मालिक हो गया। और वह क्या किया देखेंगे, यहां जो संबंध था, यह नियोजक श्रमिक के बीच में जो संबंध था वह पारिवारिक संबंध था। यह व्यक्तिगत संबंध था, यह व्यक्तिगत संबंध। लेकिन यह संबंध बहुत दिनों तक नहीं रही। धीरे धीरे उद्योगों का विकास हुआ, विस्तार हुआ, तो जो श्रमिक परिवार के लोग काम करते थे, वही पूंजी लगाते थे, वही काम करते थे, यह संबंध बदल गया। अब धीरे धीरे श्रमिक नियोजित होने लगे, तो जो पारिवारिक संबंध था, वह कोई भी विवाद उत्पन्न होती थी नियोजक और श्रमिक के बीच, तो दोनों मिलकर निपटारा कर लेते थे, अर्थात दोनों के बीच द्विपक्षीय संबंध विकसित हुआ। दोनों के बीच नियोजक, श्रमिक एवं सरकार यहां गौण है, सरकार अभी प्रवेश नहीं की है, तो दोनों के बीच जो था वह द्विपक्षीय संबंध विकसित हुआ, जिसको प्रत्यक्ष संबंध कहते हैं, जिसको प्रत्यक्ष संबंध भी, सीधा डायरेक्ट। कोई विवाद उत्पन्न हुई, श्रमिक और नियोजक मिलकर निपटारा कर लिए, तो पहला संबंध तो ये विकसित हुआ, दूसरा संबंध ये विकसित हुआ। औद्योगिक विकास के क्रम में जब मान लीजिए कि एक मालिक के पास एक फैक्ट्री है, तो क्या करेगा, एक मैं अपने ही मालिक हो गया, लेकिन उसके बाद 4 फैक्ट्री हो गया, अकेले तो नहीं देख सकता है, तो वह मैनेजमेंट, वो क्या किया, मैनेजर नियुक्त किया, प्रबंधक। देखेंगे यह संबंध कैसे बदल रहा है। तीसरा संबंध ऊपर लिखे, इसको मिटा दीजिए। दोनों को पढ़ा के लिखा देंगे। तीसरा देखिए, आर्थिक विकास के क्रम में जो रिलेशनशिप प्रत्यक्ष संबंध था, अब नियोजक क्या किया, कार्यभार बढ़ने के कारण प्रबंधक की नियुक्ति करने लगा। श्रमिक वर्ग जब शोषण होने लगा, तब यह श्रम संघ का और यह संबंध जो प्रत्यक्ष था अप्रत्यक्ष हो गया, अप्रत्यक्ष संबंध हो गया, क्योंकि मैनेजर आ गया। अब कोई भी विवाद उत्पन्न होती ही थी तो प्रबंधक और श्रम संघ मिलकर निपटारा करते थे, अब नियोजक और श्रमिक नहीं। और सरकार का इसमें प्रवेश हो गया, सरकार भी एंट्री ले ली, तो जो संबंध था द्विपक्षीय वह त्रिपक्षीय हो गया। यहां द्विपक्षीय संबंध है, यहां त्रिपक्षीय संबंध हो गया। अब नियोजक, श्रमिक एवं सरकार तीनों आ गए। आज जब औद्योगिक विकास और होने लगा, तो सरकार जब एंट्री ली प्रवेश के उद्योग में, तो सरकार हस्तक्षेप की नीति अपनाने लगी। नियोजक के लिए भी कानून, श्रमिक के लिए भी कानून, नियोजक के लिए भी कानून बनाने लगी। क्या आपको इस दायरे में हो जाना है? अंग्रेजों के काल में भारत में नियोजक के पक्ष में कानून बनाए गए 1850 से 60 के बीच। संविदा भंग अधिनियम 1859,
भारतीय दंड संहिता 1860 कानून बनाए गए, लेकिन कुछ कानून श्रमिकों के पक्ष में भी बने। जैसे आप देखेंगे फैटल एक्सीडेंट एक्ट, घातक दुर्घटना अधिनियम 1855, दुर्घटना की स्थिति में क्षतिपूर्ति देने की। कारखाना अधिनियम 1881 पारित हुई, और यह संबंध जो है रेगुलेट करने के बीच में काम आया। तो कानून सरकार बनाने लगी, आज भी सरकार कानून बनाती है दोनों के लिए कि आपको इस दायरे में रहना है, आपको इस दायरे में रहना है, क्योंकि रिलेशनशिप को बनाए रखना है। और दूसरी ओर सरकार, नियोजक, श्रमिक तो आ गए। अब इसके अलावे जब विवाद उत्पन्न होती है तो कहां लोग जाते हैं? कोर्ट में, न्यायालय। तो न्यायालय आ गया तो एक पक्ष न्यायालय भी हो गया कि अब न्यायालय डिसीजन देगा, सुनवाई करेगा। अब कोई चीज की जांच करना है तो आयोगों एवं समितियों का गठन भी होता है कि इंडस्ट्री कहां लगाया जाए, किस तरह से रिपोर्ट देना होता है। आयोगों और समितियों का भी गठन हुआ। तब संगठन भी बने, आईएलओ का भी गठन हुआ, वो संगठन का काम किया। और आईएलओ भी एक पक्ष अपना विचार देता है, एक समिति के रूप में, एक कमेटी के रूप में, या एक संगठन के रूप में विचार देता है। तब तक उदारीकरण आ गया। उदारीकरण के बाद देखेंगे वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई, आप देखें निजीकरण की नीति अपनाई गई। बहुत सी कंपनियों को अधिक से अधिक इक्विटी दी गई, भागीदारी दी गई। आज भारत में 100% तक भागीदारी दे दी गई है। तो अब ऐसी स्थिति में जो संबंध द्विपक्षीय था, बहुपक्षीय संबंध हो गया। यह संबंध बहुपक्षीय हो गया। यही बदलती हुई अवधारणा है। अवधारणा में डिफिनेशन लिखना होगा, बदलती हुई अवधारणा में इस तरह से लिखना। कोई दिक्कत? तो हम तो उसी समय की बात कर रहा हूं। 1991 के बाद तो बहुराष्ट्रीय कंपनी उदारीकरण, निजीकरण की बात कर रहा हूं। हाँ हाँ, समाजवादी ही अप्रोच था, समाजवादी ही अप्रोच था। लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनी ज्यादा कब आई? 91 के बाद आई। तो उस समय जब एंट्री ले ली, ये तो सब पहले भी था, ये सब पहले था, ये सब पहले था। लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनी आने के बाद बहुपक्षीय संबंध हो गया। तो भारत के संदर्भ में ही मत देखिए, ये मैं पूरे वर्ल्ड के संबंध में पढ़ा रहा हूं। ये डिफिनेशन इंडस्ट्रियल रिलेशन को पूरे वर्ल्ड के संदर्भ में देखना है ना। हाँ, पलटता है, लेकिन वहां भी श्रमिक होते हैं, वहां भी नियोजक होते हैं, वहां भी न्यायालय होता है, वहां भी आयोग एवं समितियां होती है। तमिलनाडु देश में भी सरकार की प्राथमिकता होती है, लेकिन ये होते हैं, इनके बीच रिलेशनशिप स्थापित होता है। क्या चाइना में दूसरे देश का कंपनी नहीं है तो उस पर साइन होता है ना। तमिलनाडु देश रसिया है, वहां नहीं होता है, वहां भी होता है। नियम बनते हैं, दोनों के बीच रिलेशनशिप स्थापित होते हैं, तभी उद्योग चलेगा। अगर रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे तो उद्योग नहीं चलेगा। रोज दिन हड़ताल, धरना, प्रदर्शन होंगे। तो ये वैश्विक जो है आप देखेंगे, भारत के संदर्भ में अलग है। उसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं। भारत के संदर्भ में तो पूछ नहीं रहा है ना, ये तो एक रहा है कि औद्योगिक संबंध की परिभाषा। तो औद्योगिक संबंध सिर्फ भारत में तो नहीं है, पूरे विश्व को लेकर चलना है। एक एक देश के लिए तो डिफिनेशन नहीं होगा। बहुत से ऐसे देश होंगे जहां इंडस्ट्री ही नहीं होगी। बहुत से ऐसे देश होंगे कि जहां पर अलग अलग, अभी से मान लीजिए आप खाड़ी देशों में बहुत तरह जो लोकतंत्र है ही नहीं, लेकिन इंडस्ट्री है, तो रिलेशनशिप बनेगा। तो वहां का राजा जो है, मान लीजिए, वही सरकार हो, सरकार वही हुआ।
तो सरकार को सस्पेंड। चलिए लिखिए पहला क्वेश्चन, औद्योगिक संबंध की परिभाषा दे या अवधारणा बताएं। आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं, या अवधारणा बताएं। लिखिए औद्योगिक संबंध औद्योगिक जगत की प्रमुख विशेषता है। प्रमुख विशेषता है। औद्योगिक संबंध औद्योगिक जगत की प्रमुख विशेषता है। इसके द्वारा औद्योगिक विकास, आर्थिक विकास, श्रमिकों की दशाओं में सुधार, नियोजक एवं श्रमिकों के बीच संबंध को विनियमित करना इत्यादि संभव हो पाता है। इत्यादि संभव हो पाता है। इस संबंध के अंतर्गत वर्तमान में नियोजक, श्रमिक, सरकार, नियोजक, श्रमिक, सरकार एवं उनके संगठन, न्यायालय, आयोगों एवं समितियों के बीच के संबंध को विनियमित किया जाता है। विनियमित किया जाता है। पैराग्राफ 3 सामान्यतः औद्योगिक संबंध दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है। उद्योग प्लस संबंध। उद्योग प्लस संबंध। उद्योग के अंतर्गत पूर्ण विराम